इकाई 5 नील विद्रोह 1860 ईस्वी। इकाई की रूपरेखा 5.1 प्रस्तावना 5.2 नील की खेती की व्यवस्थाएं 5.3 1810 व 1830 ईस्वी के कानून 5.4 नील विद्रोह के कारण 5.5 नील विद्रोह का आरंभ 5.6 बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के आदेश 5.7 1860 ईस्वी की घटनाएं तथा लेफ्टिनेंट गवर्नर की घोषणा 5.8 प्रांतीय सरकार द्वारा प्रस्तावित बिल एवं नील आयोग की नियुक्ति 5.9 प्रस्तावित बिल का विरोध तथा आंदोलन की लोकप्रियता 5.10 भारत सरकार का आदेश 1860 ईस्वी 5.11 सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की भारत सरकार के निर्णय के प्रति असहमति 5.12 नील आयोग का गठन व कार्य 5.13 भारत सरकार के प्रस्तावों का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा विरोध 5.14 बंगाल में नील की खेती का अंत 5.15 नील विद्रोह की विशेषताएं 5.16 सारांश 5.17 अभ्यासार्थ प्रश्न 5.18 संदर्भ ग्रंथों की सूची। पृष्ठ 69। 5.1 प्रस्तावना 17वीं शताब्दी से यूरोपियन व्यापारिक कंपनियां अन्य वस्तुओं के साथ भारत से नील का निर्यात भी करती थीं। उस समय इंग्लैंड व यूरोप में नील का प्रयोग वस्त्रों को रंगने के लिए किया जाता था। इंग्लैंड में वस्त्र उद्योग के तेजी से विकास के साथ वहां पर उसकी खपत बढ़ने लगी। संयुक्त राज्य अमेरिका के स्वतंत्र होने के पहले काफी मात्रा में नील वहां से तथा वेस्ट इंडीज से इंग्लैंड आती थी, लेकिन वेस्ट इंडीज में नील के स्थान पर कॉफी और कपास के बोए जाने तथा अमेरिका के स्वतंत्र होने के कारण इंग्लैंड में नील के आयात में काफी कमी आई। अतः इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल व बिहार में नील की खेती को प्रोत्साहन दिया। ऐसा करने में उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आमतौर पर नील की फसल उगाना एक लाभप्रद कार्य नहीं था, अतः कृषक इसे बोने के लिए राजी नहीं था। भारत से नील के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कंपनी ने जमींदारों और बड़े व्यापारियों को बताया कि नील के व्यापार से उनको काफी लाभ हो सकता है। कैम्ब्रिज इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया जिल्द 2 के अनुसार कुछ जमींदारों व व्यापारियों ने इसके उत्पादन व निर्यात में पूंजी लगाई। इसके अतिरिक्त कंपनी ने बंगाल व बिहार में यूरोपियन प्लांटर्स को ऋण तथा सुविधाएं दी। 19वीं सदी के प्रारंभ में बंगाल व बिहार में ब्रिटिश पूंजीपतियों ने व्यवस्थित ढंग से खेती शुरू कर दी थी, लेकिन उन्होंने इसके लिए जो व्यवस्था स्थापित की उसमें कृषकों का शोषण होता था। 5.2 नील की खेती की व्यवस्थाएं। नील की खेती के लिए ब्रिटिश प्लांटर्स ने निम्न 2 तरीके अपनाए। 1 निज आबाद। नील की खेती के लिए एक प्लांटर जमींदारों से भूमि खरीदकर श्रमिकों की सहायता से उस पर नील उगाता था। सुनील सेन के अनुसार इस बात के काफी प्रमाण हैं कि जमींदारों ने उन्हें महंगी दरों पर भूमि दी तथा उनसे ऊंची दरों से लगान वसूल किया। 2 रैयती अथवा असामीवार। इस व्यवस्था में रैयत अपनी भूमि पर स्वयं खेती करता था। एक पूंजीपति उसे इसके लिए अग्रिम राशि देता था। कैम्ब्रिज इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया जिल्द 2 के अनुसार आमतौर पर प्रति बीघा पर नील की खेती के लिए 2 रुपये दिए जाते थे। इसके साथ साथ वो किसान को कुछ ऋण भी देता था। एक कृषक से सबसे उपजाऊ भूमि पर खेती कराई जाती थी। प्रत्येक कृषक के साथ स्टाम्प पेपर पर एक लिखित अनुबंध किया जाता था। इसके अनुसार फसल के बाद उस भूमि में उत्पादित नील, जिसकी दर अनुबंध के समय निश्चित की जाती थी, में से किसानों को दी गई अग्रिम राशि तथा ऋण मय ब्याज के वसूल कर लिया जाता था। दोनों प्रकार की व्यवस्थाओं में ब्रिटिश प्लांटर भारतीयों पर अत्याचार करता था। निज आबाद तरीके में एक पूंजीपति अपने श्रमिकों को बहुत कम वेतन देता था। वो उनको अपना दास मानता था तथा उन्हें मार पीट कर अथवा डरा धमका कर अधिक से अधिक काम लेता था। दूसरी प्रकार की व्यवस्था में भी एक प्लांटर भारतीय कृषकों के साथ अमानुषिक व्यवहार करता था। पृष्ठ 70। बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर जॉन पीटर ग्रांट ने 1860 ईस्वी में लिखा है कि रैयत एक तरीके से प्लांटर्स के शिकंजे में फंस गए हैं। यदि खेती करने से मना करते हैं तो उन्हें लठैतों द्वारा इसके लिए विवश किया जाता है। अधीनस्थ कर्मचारी भी उनकी मदद करते हैं।
किसानों में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वे मुकदमा लड़ सकें। रैयतों से बाजार के मूल्य से कम दरों पर नील खरीदी जाती है, उनसे कई अन्य खर्चे वसूल किए जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में एक रैयत ऋण चुकाने में असमर्थ हो जाता है तथा उसकी पीढ़ियां दास का जीवन व्यतीत करती हैं। 5.3 1810 व 1830 ईस्वी के कानून। बंगाल की सरकार को रैयतों की दयनीय दशा के बारे में काफी समय से ज्ञात था। 1810 ईस्वी में सरकार ने 4 प्लांटरों के लाइसेंस जब्त कर लिए थे, क्योंकि यह सिद्ध हो गया था कि उनका व्यवहार अपनी रैयतों के प्रति अत्यंत अन्यायपूर्ण था। इसलिए तुरंत गवर्नर जनरल द्वारा एक परिपत्र जारी किया गया, जिसमें प्लांटरों द्वारा किए गए अनेक अन्यायपूर्ण कार्यों के वर्णन के बाद ये कहा गया कि वो ऐसे कार्यों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रतिबद्ध हैं तथा इस संबंध में पर्याप्त कदम उठाए जाएंगे। मजिस्ट्रेटों को आदेश दिए गए कि वे ऐसे कार्यों की रिपोर्ट प्रस्तुत करें, ऐसे साक्ष्य दें जिससे कि दोषी व्यक्तियों को सजा दी जा सके। गवर्नर जनरल के इस आदेश पर गंभीरता के साथ अमल नहीं किया गया। इसके विपरीत बंगाल की सरकार ने 1830 ईस्वी में रेगुलेशन 5 के द्वारा ये आदेश दिया कि अनुबंधों की शर्तों का पालन न करने वाले किसानों को दंड दिया जाएगा। इससे किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने इसे अनुचित व अन्यायपूर्ण ठहराते हुए इसको रद्द करने के आदेश दिए। यद्यपि ये कानून रद्द हो गया, किंतु वास्तविक स्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ। अनेक स्थानों पर उच्च सरकारी अधिकारियों व पुलिस ने प्लांटरों की मदद की। इसके साथ साथ 1830 ईस्वी के कानून को फिर से लागू करने के पक्ष में प्लांटरों का आंदोलन चलता रहा। बंगाल सरकार ने इस पर गंभीरता के साथ विचार किया, किंतु वहां के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर जॉन पीटर ग्रांट इससे सहमत नहीं हुए। 5.4 नील विद्रोह के कारण। नील के खेतों में काम करने वाले श्रमिकों तथा रैयत व्यवस्था के अंतर्गत नील की खेती करने वाले किसानों में व्याप्त असंतोष के कारण, जिसने 1860 ईस्वी में उन्हें विद्रोह करने पर बाध्य किया, निम्न थे। 1. नील के खेतों में काम करने वाले श्रमिकों पर अत्याचार। इन श्रमिकों के साथ दासों के समान व्यवहार किया जाता था। यद्यपि इंग्लैंड में 1807 ईस्वी में दास प्रथा और 1833 ईस्वी में दासों के व्यापार को गैर कानूनी घोषित किया गया था, किंतु भारत में अंग्रेज पूंजीपतियों ने एक भिन्न तरीके से दास प्रथा को प्रचलित किया। पृष्ठ 71। 2. रैयतों पर अत्याचार। अंग्रेज पूंजीपति विभिन्न तरीकों से रैयतों का शोषण करते थे। 1860 ईस्वी में नील आयोग ने अपने प्रतिवेदन में निम्नांकित अन्यायों को सही माना था। एक रैयत से अनुबंध के स्टाम्प की फीस, बीज के दाम, माल लाने का भाड़ा तथा कुछ अन्य खर्चे वसूल किए जाते थे। इस प्रकार उससे काफी खर्चों की वसूली की जाती थी। यदि कोई कृषक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद नील की खेती करने से इनकार करता था, तो उसे डरा धमका कर, लठैतों से पिटवा कर खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था। 3. उस समय एक किसान के लिए नील के मुकाबले जूट अथवा तंबाकू की खेती करना अधिक लाभदायक हो गया था। सुनील सेन के अनुसार बारासत क्षेत्र में जूट की खेती से किसानों को अच्छी आमदनी हो रही थी। यदि एक किसान तंबाकू उपजाता था तो उसे नील के मुकाबले में 11 रुपया प्रति बीघा का लाभ होता था। 1860 ईस्वी में बंगाल के एक उच्च अंग्रेज अधिकारी एशले ईडन ने लिखा कि नील की खेती अलाभकारी होने के कारण कोई कृषक इसको उपजाना नहीं चाहता था। वो ये भी जानता था कि अंग्रेज प्लांटर उसे अनेक तरीकों से तंग करेगा। 4. एक रैयत को अपनी सबसे उपजाऊ भूमि पर नील की खेती करने के लिए बाध्य किया जाता था। यदि कोई किसान उसमें अन्य प्रकार की फसल उगाता था तो वो नष्ट कर दी जाती थी। 5. एक रैयत से पैदावार बाजार भाव से कम दरों पर नील खरीदी जाती थी। नील आयोग ने स्वीकार किया है कि आमतौर पर एक रैयत से 4 रुपया प्रति मन की निर्धारित दर से नील खरीदी जाती थी, जबकि बाजार में इसका विक्रय मूल्य 10 से 30 रुपए तक था। 1859-60 ईस्वी में नील की कीमत दुगनी होने पर भी इसी दर पर माल खरीदा जाता था। 6. अनुबंध के समय जब भूमि नापी जाती थी तो प्लांटर ऐसे पैमाने का प्रयोग करता था जिसका नाप निर्धारित पैमाने से 1/4 अथवा आधा ज्यादा होता था। इसके फलस्वरूप एक रैयत को अनुबंध में उल्लेखित भूमि से अधिक भूमि पर नील की खेती करनी पड़ती थी। 7.
अंग्रेज रैयत से नील खरीदते समय एक प्लांटर के गुमाश्ते नील के बंडलों को कम तोलते थे। इससे रैयत को आर्थिक हानि होती थी। 8. अंग्रेज प्लांटरों ने नील के कारखाने भी खोल लिए थे। जॉन पीटर ग्रांट के अनुसार जब खेती कराने वाला तथा फैक्ट्री चलाने वाला एक ही व्यक्ति हो तो एक रैयत अपनी पैदावार को कम कीमतों पर बेचने को विवश हो जाता था। 9. नील की फैक्ट्रियों के कर्मचारी किसानों का शोषण करते थे। एक रैयत को फैक्ट्रियों के कर्मचारियों को रिश्वत देनी पड़ती थी, अन्यथा वे उसे अन्य तरीकों से हानि पहुंचा सकते थे। वो उसे फैक्ट्री में कुछ समय के लिए पकड़ कर रख लेते थे तथा उसके परिवार के सदस्यों को परेशान करते थे। रैयत को कारखानों के कर्मचारियों की भविष्य निधि अदायगी के लिए भी कुछ रकम देनी पड़ती थी। पृष्ठ 72। 10. ऋण की ना अदायगी की स्थिति में प्लांटर और एक रैयत में किए गए अनुबंध में ये शर्त होती थी कि यदि एक रैयत ऋण की पूरी रकम अदा करने में असमर्थ हो तो वो बकाया रकम नील की पैदावार से ही अदा करेगा। इस शर्त के अनुसार एक रैयत की आने वाली पीढ़ियों को भी प्लांटर के लिए नील की खेती करनी पड़ती थी। नील आयोग के मत में एक बार अग्रिम राशि लेने वाला किसान कभी स्वतंत्र मनुष्य नहीं रह सकता था, यहाँ तक कि उसकी आने वाली पीढ़ी भी स्वतंत्र नहीं रह पाती थी। 11. ऋण की अदायगी की स्थिति में भी किसानों को नील की खेती करने के लिए बाध्य किया जाता था, उसे मुक्ति नहीं मिलती थी। नील आयोग के सामने एक प्लांटर ने यह स्वीकार किया कि यदि वे ऐसा न करें तो उन्हें फैक्ट्री को बंद करना पड़ेगा। 12. एक किसान किसी भी प्लांटर के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा दायर करने का साहस नहीं कर सकता था। पहले तो उसके पास इतना धन और समय ही नहीं था कि वो मुकदमा दायर करे और उसकी सुनवाई के लिए कई बार जिले के मुख्यालय जाए। यदि वो मुकदमा दायर करता था तो अनेक तरीकों से उसे वापस लेने पर मजबूर किया जाता था। इसके अतिरिक्त यदि किसी अंग्रेज पर मुकदमा चलाया भी जाता तो उसकी सुनवाई केवल एक अंग्रेज न्यायाधीश ही कर सकता था अथवा कलकत्ता में स्थित सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई हो सकती थी। नील आयोग ने स्वीकार किया कि अंग्रेज न्यायाधीशों ने रैयतों के साथ सहानुभूति प्रदर्शित नहीं की। जॉन पीटर ग्रांट ने नील आयोग के प्रतिवेदन पर टिप्पणी करते समय ऐसे कुछ मुकदमों का विवरण दिया है जिसमें रैयतों को कचहरियों से न्याय नहीं मिला। ऐसी परिस्थितियों में एक अंग्रेज प्लांटर कानून की चिंता नहीं करता था। 13. उच्च सरकारी कर्मचारी व अधिकारी अंग्रेज थे। वे अंग्रेज प्लांटर के प्रति सहानुभूति रखते थे। उन्होंने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को रैयत की सहायता करने से रोका। पुलिस ने भी प्लांटरों के अत्याचारों को रोकने में उत्साह नहीं दिखाया। 14. अंग्रेज व यूरोपियन प्लांटरों ने इंडियन प्लांटर्स एसोसिएशन नामक संगठन स्थापित कर लिया था। पहले उनमें आपस में कुछ हद तक प्रतिद्वंद्विता थी और एक कृषक इसका लाभ उठा सकता था, लेकिन एसोसिएशन की स्थापना के बाद एक प्लांटर से छुटकारा पाने के लिए अब वो उसके प्रतिद्वंदी की सहायता नहीं ले सकता था। 15. इस समय तक कलकत्ता के अनेक समाचार पत्र प्लांटरों के अत्याचार, किसानों की शोचनीय दशा तथा सरकार की उपेक्षा के बारे में प्रचार कर रहे थे। इनमें हिंदू पैट्रियट प्रमुख था। इस समाचार पत्र में प्लांटरों के अन्यायपूर्ण कार्यों का विवरण प्रकाशित किया गया। 16. दीन बंधु मित्रा, जो कि एक सरकारी कर्मचारी थे, ने अपने नाटक नील दर्पण में नील की खेती करने वाले किसानों की दशा का सजीव चित्रण किया। उनकी इस कृति ने जनता को बड़ा प्रभावित किया। 17. कतिपय नेताओं ने भी कृषकों पर हो रहे अन्यायों का विवरण जनता के सामने रखा। जैसोर के तालुकेदार शिशिर घोष ने अनेक आंखों देखे दृश्य हिंदू पैट्रियट में प्रकाशित कराए। पृष्ठ 73. हरीश मुखर्जी द्वारा नियुक्त कुछ मुख्तियारों ने न्यायालयों में कृषकों की पैरवी की। रामगोपाल घोष ने बंगाल में अनेक ग्रामों का दौरा किया तथा इस विषय पर उसने एक पुस्तक भी लिखी। इस प्रकार उन्होंने इस विषय पर जनता में चेतना जागृत की। विष्णुचंद्र विश्वास तथा दिगंबर विश्वास, जिन्होंने कुछ समय तक नदिया जिले के चारूगच्छा ग्राम में नील की एक फैक्ट्री में कार्य किया था, स्थानीय कृषकों में ये प्रचार किया कि वे नील की खेती न करें। उनके नेतृत्व में किसानों ने सक्रिय विरोध किया तथा अहिंसात्मक ढंग से प्लांटरों का विरोध किया। 1859 ईस्वी में बंगाल रेंट अधिनियम पारित हुआ। हंटर के अनुसार इस अधिनियम के फलस्वरूप लगान की दरों में वृद्धि हुई।
वृद्धि का उन प्रदेशों में भी प्रभाव पड़ा जहां प्लांटरों ने काफी मात्रा में भूमि खरीद ली थी। इन प्लांटर जमींदारों द्वारा लगान की वृद्धि का रैयत ने विरोध किया। विरोध में जैसोर के कृषकों ने लगान की ना अदायगी का आंदोलन आरंभ किया, जो पबना, नदिया और फरीदपुर जिलों में भी फैल गया। सुनील सेन के अनुसार 1860 ईस्वी के मध्य तक लगान की ना अदायगी व नील आंदोलन का संचालन साथ साथ किया जाने लगा। 1859 ईस्वी में बरासत के जिला मजिस्ट्रेट के फैसले के आधार पर घोषणा की गई कि एक कृषक किसी भी प्रकार की फसल बोने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। इस आदेश से किसानों में नील उत्पादन की बाध्यता का विरोध करने के प्रति उत्साह बढ़ा। 5.5 नील विद्रोह का आरंभ। रमेश चंद्र मजूमदार के अनुसार 1858 ईस्वी में चारूगच्छा ग्राम में विष्णुचंद्र और दिगंबर विश्वास के नेतृत्व में किसानों द्वारा नील की खेती न करने के निश्चय से नील विद्रोह प्रारंभ हुआ। शीघ्र ही पड़ोस के एक अन्य गांव के किसानों ने भी ऐसा ही किया। इस गांव पर प्लांटर के लगभग 1 सहस्त्र लठेतों ने आक्रमण किया। यद्यपि ग्रामवासियों ने उनका लाठियों से मुकाबला किया, किंतु उनकी संख्या कम होने के कारण लठेतों ने उनका गांव लूटा व जला डाला। नदिया के जिला मजिस्ट्रेट टाटन होम को इस घटना की जांच पड़ताल के लिए भेजा गया। उसने न्याय करने का प्रयत्न किया। इस पर कुछ प्लांटरों द्वारा उसका नदिया से स्थानांतरण कर दिया गया। विश्वास बंधुआ ने अपना कार्य जारी रखा। इस पर कुछ प्लांटरों ने ऐसे कृषकों पर दीवानी मुकदमे दायर कर दिए जिन्होंने अनुबंधों की शर्तों का पालन नहीं किया था। इन कृषकों पर किए गए जुर्माने विश्वास बंधुओं ने अदा कर दिए। शीघ्र ही अन्य ग्रामों में भी किसानों ने नील की खेती करना बंद कर दिया। शिशिर कुमार घोष के निर्देशन में नदिया जिले के 92 ग्रामों के प्रतिनिधियों ने जयरामपुर की एक सभा में ये प्रण लिया कि वे जान की बाजी लगाकर भी प्लांटरों का विरोध करेंगे। 5.6 बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के आदेश। बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर जॉन पीटर ग्रांट ने किसानों द्वारा प्रस्तुत एक प्रतिवेदन के उत्तर में कहा कि ऐसे किसानों को जिन्होंने अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं के लिए खेती करना अनिवार्य रहेगा, किंतु किसी रैयत को उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी भी फसल को बोने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। इस आदेश से किसान कुछ हद तक आश्वस्त हुए। उनको ये विश्वास हो गया कि प्लांटरों का विरोध करना ब्रिटिश सरकार का विरोध करना नहीं है। पृष्ठ 74। 5.7 1860 ईस्वी की घटनाएं तथा लेफ्टिनेंट गवर्नर की घोषणा। शिशिर कुमार घोष व अन्य व्यक्तियों के नेतृत्व में नील की खेती करने वाले किसानों का संगठन जोर पकड़ता गया। 1860 ईस्वी तक नील की खेती न करने के निश्चय से संबंधित आंदोलन नदिया, जैसोर, पबना, मालदा और फरीदपुर व मुर्शिदाबाद और राजशाही जिलों में भी फैल गया। प्लांटरों ने बल प्रयोग से इसे दबाने का प्रयत्न किया। इसमें उन्हें उच्च सरकारी अधिकारियों ने मदद की। जैसोर के मजिस्ट्रेट ने किसानों की एक सभा आयोजित कर उसमें अचानक 49 किसानों को गिरफ्तार किया तथा उन्हें धमकियां दी। दोनों पक्षों ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को कई प्रार्थना पत्र भेजे जिसमें उन्होंने अपनी अपनी शिकायतों का विवरण प्रस्तुत किया। प्लांटर्स एसोसिएशन का एक शिष्टमंडल लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिला। उसने निम्नलिखित 2 बातों पर जोर दिया। रैयतों में फैली हुई गलतफहमियों को दूर करने का सरकार प्रयत्न करे। ख एक कानून बनाया जाए जिसमें अनुबंध का पालन न करने वाले किसान को मजिस्ट्रेट द्वारा सजा देने का प्रावधान हो। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने प्रथम मांग को स्वीकार करते हुए ये घोषणा की कि सरकार चाहती है कि किसान अनुबंधों का पालन करे। दूसरी मांग को मानने में उसने कुछ हिचकिचाहट का प्रदर्शन किया, लेकिन नील के लाभदायक व्यापार के नष्ट होने की संभावना से आशंकित होकर उसने ये आश्वासन दिया कि नील की खेती व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं की जांच कराई जाएगी और गंभीर विचार विमर्श के पश्चात एक ऐसा कानून बनाया जाएगा जिससे कि दोनों पक्षों के हितों की रक्षा की जा सके। 5.8 प्रांतीय सरकार द्वारा प्रस्तावित बिल एवं नील आयोग की नियुक्ति। इस निश्चय के बाद बंगाल की सरकार ने 24 मार्च 1860 ईस्वी को प्रांतीय विधानसभा में एक बिल पेश किया। इस अधिनियम में ऐसे कृषकों को जिन्होंने नकद अग्रिम राशि ली हो को खेती करना अनिवार्य माना, लेकिन इसके साथ ही इससे संबंधित कुछ ऐसे गैर कानूनी कार्यों से किसानों को धमकी देकर अथवा अन्य तरीकों से डराकर खेती करने वाले व्यक्तियों के लिए सजा की व्यवस्था भी की गई।
इस अधिनियम में एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान भी था। इस आयोग को नील की खेती से संबंधित प्रबंधों व उनकी वास्तविक कार्यप्रणालियों तथा प्लांटरों व रैयतों के बीच के संबंधों की जांच करके एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना था। पृष्ठ 75। C.E. बकलैंड, जो उस समय में बंगाल में एक उच्च अंग्रेज अधिकारी था, ने अपनी पुस्तक बंगाल अंडर द लेफ्टिनेंट गवर्नर में लिखा है कि इस अधिनियम से बड़ी उत्तेजना फैली तथा उन्होंने इसके विरोध में बकलैंड के अनुसार ग्राम के कई स्थानों पर हिंसक उपद्रव किए। मालदा जिले के बकराबाद फैक्ट्री के मालिक लियोन पर किसानों की एक भीड़ ने लाठियों से हमला किया। इसी स्थान पर एक अन्य फैक्ट्री पर भी हमला किया गया। पबना में एक डिप्टी मजिस्ट्रेट के साथ भेजी गई पुलिस के एक दस्ते को किसानों की एक भीड़ ने खदेड़ दिया। सरकार ने ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए अशांत क्षेत्रों में योग्य मजिस्ट्रेट नियुक्त किए तथा पर्याप्त मात्रा में सैनिक व पुलिस तैनात की। 5.9 प्रस्तावित बिल का विरोध तथा आंदोलन की लोकप्रियता। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 17 सितंबर 1860 ईस्वी की एक मिनट में ये स्वीकार किया कि आंदोलन काफी लोकप्रिय हो चुका था। उन्होंने लिखा कि कुछ क्षेत्रों में उनके दौरे के समय अनेक स्थान पर किसानों के झुंडों ने उनको प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए अथवा निवेदन किया कि उनकी नील की खेती न करने के बारे में सरकार आदेश निकाले। इन प्रदर्शनों में स्त्रियां भी सम्मिलित थीं। 5.10 भारत सरकार का आदेश 1860 ईस्वी। बंगाल में नील की बढ़ती हुई लोकप्रियता से भारत सरकार को चिंता हुई। तत्कालीन गवर्नर जनरल केनिंग लगभग एक सप्ताह तक अत्यंत चिंतित रहा। सितंबर 1860 ईस्वी के अंत में उसने बंगाल की सरकार को सलाह दी कि वो एक विज्ञप्ति द्वारा किसानों का ये भ्रम दूर कर दे कि सरकार नील की खेती के विरुद्ध है। इसके साथ वो किसानों को ये आश्वासन भी दे कि उनकी वर्तमान दशा को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा तथा किसी भी प्रकार की फसल बोने के अधिकार से उन्हें वंचित नहीं किया जाएगा तथा नील की खेती से संबंधित सभी पक्षों को ये चेतावनी दी जाए कि वे गैर कानूनी कार्य न करें तथा हिंसा का सहारा न लें। ये भी स्पष्ट किया जाए कि सरकार का 1860 ईस्वी के अधिनियम में संशोधन का कोई इरादा नहीं है। 5.11 सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की भारत सरकार के निर्णय के प्रति असहमति। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने भारत सरकार के उपरोक्त प्रस्ताव का विरोध किया। उसने लिखा कि वो नील की खेती के लिए किए गए अनुबंधों का सख्ती के साथ पालन कराने के पक्ष में नहीं है, अतएव 1860 ईस्वी के अधिनियम को पारित नहीं किया गया। 4 अक्टूबर 1860 ईस्वी को ये अधिनियम स्वयमेव निरस्त कर दिया गया। इसके पहले नील आयोग अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर चुका था। किसानों को दिए गए आश्वासन के फलस्वरूप बंगाल में स्थिति में सुधार होने लगा। आमतौर पर शांति बनी रही, लेकिन कुछ स्थानों पर स्थिति तनावपूर्ण रही। 1861 ईस्वी के बसंत में प्लांटरों ने लगान की वसूली की कठिनाइयों, निजी आबाद खेतों से अपदस्थ किए जाने तथा अपनी तथा कर्मचारियों की जान के खतरे के बारे में शिकायत की, लेकिन कुछ स्थानों पर उन्होंने पहले की भांति अनधिकृत चेष्टाएं भी की। पृष्ठ 76। 5.12 नील आयोग का गठन व कार्य। W. सीटोन कार को इस आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सरकार की ओर से रिचर्ड टेम्पल इसके सदस्य थे। जैसल नामक एक ईसाई पादरी, प्लांटर्स एसोसिएशन का प्रतिनिधि तथा ब्रिटिश एसोसिएशन के प्रतिनिधि चंद्रमोहन चटर्जी भी इसके सदस्य थे। इस आयोग के समक्ष जेम्स लोंग नामक एक पादरी, विजय चौधरी नामक जमींदार, हिंदू पैट्रियट के संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी, किसानों के संघ प्लांटर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों, सरकारी अधिकारियों व अन्य व्यक्तियों ने गवाहियां दी। लोंग ने कहा कि बंगाल की जनता ये मानने लगी है कि अंग्रेज भेड़ की खाल में भेड़िए हैं तथा वे रक्षक न होकर भक्षक हैं। हरीश चंद्र मुखर्जी ने प्लांटरों के अत्याचारों का विवरण देते हुए बताया कि उन्होंने स्त्रियों का भी अपमान किया है। 27 अगस्त 1860 ईस्वी को इस आयोग ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। सीटोन कार, सेल व चंद्रमोहन चटर्जी के द्वारा की गई सिफारिशों से रिचर्ड टेम्पल व प्लांटर्स संघ के प्रतिनिधि ने असहमति प्रकट करते हुए अपना मत प्रकट किया। बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर जॉन पीटर ग्रांट ने 17 दिसंबर 1860 ईस्वी के मिनट में इस विषय का विस्तृत विवेचन करते हुए अनेक सिफारिशें की। उसके अनुसार इन सिफारिशों के कार्यान्वयन से दोनों पक्षों के हितों की रक्षा हो सकेगी।
उसकी सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने 1862 ईस्वी में एक अधिनियम का प्रस्ताव रखा। इसमें कृषि उत्पादों की खेती, संग्रह, उत्पादन व यातायात संबंधी अनुबंधों के पालन न करने वाले व्यक्ति के लिए सजा की व्यवस्था की। 5.13 भारत सरकार के प्रस्तावों का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा विरोध। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कड़ा विरोध प्रकट किया। उसने लिखा कि प्लांटर्स, जैसा कि वे अब तक करते आए हैं, रैयतों के साथ अपने संबंधों को सरकारी सहायता तथा कानून के लंबे हाथों द्वारा नियमित नहीं कर सकते। अतएव तत्कालीन गवर्नर जनरल केनिंग ने इसे पारित नहीं किया। 5.14 बंगाल में नील की खेती का अंत। इस प्रकार भारत सरकार, बंगाल सरकार तथा प्लांटर्स के प्रयत्नों के बावजूद बंगाल में नील की खेती लगभग बंद हो गई। कुछ समय बाद रासायनिक प्रक्रिया से बनाई गई नील ने भूमि से उपजी नील का स्थान ले लिया, क्योंकि इसका उत्पादन कम खर्च पर हो जाता था। फिर भी लगभग 55 वर्ष तक बिहार के कुछ क्षेत्रों में नील की खेती होती रही। इसके विरुद्ध भी आंदोलन हुए, जिनकी पराकाष्ठा 1917-18 के चंपारण आंदोलन में देखने को मिलती है। इस आंदोलन में किसानों का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। पृष्ठ 77। 5.15 नील विद्रोह की विशेषताएं अथवा स्वरूप। 1. उपनिवेशवाद का एक ज्वलंत उदाहरण। नील की खेती तथा उसका निर्यात इंग्लैंड के उद्योगों के लिए अत्यंत लाभदायक था। अंग्रेज पूंजीपतियों को प्रोत्साहित किया गया। उन्होंने गरीब किसानों का निरंतर शोषण किया तथा अपना अर्जित लाभ इंग्लैंड भेजा। ब्रिटिश सरकार व उद्योगों को भी इससे लाभ हुआ। लोंग का ये कथन है कि जहां पर अंग्रेज उपनिवेशवादी गए, प्रदेशों के निवासियों का उन्होंने या तो शोषण किया अथवा उन्हें दासता के स्तर पर पहुंचा दिया। नील की खेती के संदर्भ में भी लागू किया जा सकता है। 2. अंग्रेज सरकारी अधिकारियों का प्लांटर्स के प्रति दृष्टिकोण। कुछ अंग्रेज सरकारी अधिकारियों ने प्लांटरों के अन्यायों और अत्याचारों की निंदा की। जिला मजिस्ट्रेट टावर ने नील आयोग के सामने गवाही देते हुए कहा कि नील का एक संदूक मानव खून से सना हुआ इंग्लैंड पहुंचता है। उसने स्वयं कई ऐसे व्यक्तियों के बयान लिए जिनमें प्लांटर्स द्वारा दी गई शारीरिक यातनाओं के उल्लेख थे और जो बीमार थे। एशले ईडन ने भी एक मुकदमे में किसानों के पक्ष में फैसला दिया, लेकिन अधिकांश अंग्रेज अधिकारी अंग्रेज प्लांटर्स के प्रति सहानुभूति रखते थे तथा उनकी मदद करते थे। वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को भी ऐसा करने के लिए विवश करते थे। वास्तव में वे ये जानते थे कि यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो अंग्रेजों के एक संगठित समूह के हितों को आघात पहुंचेगा। 3. बंगाल के जमींदारों का कृषकों को समर्थन। अंग्रेज पूंजीपतियों ने जमींदारों से भूमि खरीदकर किसानों पर उनके प्रभाव को सीमित कर दिया था। बी चौधरी के मत में बंगाल के जमीन